आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर पोल ऑफ पोल्स और धीरे धीरे सब तमाम एजेंसियों के आंकड़े धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पीपल्स पल्स, मट्रीज, पीमार्क के आंकड़े आ चुके हैं। अगर हम नज़र डालें, पीमार्क महाराष्ट्र में एनडीए को आगे बता रहा है, उसके आंकड़े कह रहे हैं। पीमार्क का ये आंकड़ा आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में मट्रीज के आंकड़ों पर नज़र डालें, बीजेपी को करीब 101 सीटों के आसपास दिखा रही है। शिवसेना को 37 से 45 और एनसीपी को 17 से 26। ये एनडीए के आंकड़े हैं और ये मट्रीज बता रहा है 288 सीटों वाले विधानसभा में 145 का बहुमत का आंकड़ा होता है। एनडीए को 150-170 के बीच मट्रीज बता रहा है, तो ये बहुमत के पार है ये आंकड़ा मट्रीज का एनडीए के लिए। और अगला जो आंकड़ा है एमवीए के लिए, महाविकास अघाड़ी के लिए मट्रीज क्या कह रहा है? 110 से 130 सीटें मट्रीज दे रहा है। कांग्रेस को 39 से 47 के बीच सीटें मट्रीज के मुताबिक। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के लिए 21 से 29 सीटें और एनसीपी शरद पवार के लिए 35 से 43 सीटें। तो 110 से 130 के बीच ये आंकड़ा दे रहा है मट्रीज। पीपल्स पल्स क्या कह रहा है? महाविकास अघाड़ी को 85 से 112 सीटें कांग्रेस के खाते में। पीपल्स पल्स के मुताबिक 24 से 44 सीटें आ सकती हैं। शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे 21 से 36 सीटें और एनसीपी शरद पवार के खाते में पीपल्स पल्स के मुताबिक 28 से 41। बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा एक तरह से सेफ्टी नेट जिसका जिक्र बार बार हमारे स्टूडियो में मौजूद जानकार कह रहे हैं कि बहुत बड़ा गैप है 28 से 41। अगला आंकड़ा आने तक अरविंद मोहन जी, आप ये आंकड़े देख रहे हैं। नवीन जी, अब सेफ्टी नेट सब सेफ होकर आगे चल रहे हैं? जो है makes no sense, क्योंकि इतना बड़ा गैप है, तो ये जो एक्सपेक्टेशन लग रहा है एग्जिट पोल में जनरली 2% के मार्जिन रह सकते हैं, लेकिन ये जो मार्जिन दिखा रहा है इट्स टू हाई। तो इसके आधार पर किसी तरह का 42 से 61 इतना बड़ा 42 से 61 2% का हम मान सकते हैं, हो सकता है। बट इस तरह का अगर एग्जिट पोल का, तो ये तो लग रहा अनुमान है, क्योंकि एग्जिट पोल शुड बी प्रिसाइज। ये अनुमान लग रहा है। आई डोंट थिंक इट इज ए एग्जिट पोल जिस पर किसी तरह का ओपिनियन जिस पर हम लोग दें एंड वी जस्टिफाई दिस एग्जिट पोल टुमारो। आई विल स्टैंड एक्सपोज। चलिए आप इसको जस्टिफाई मत करिए, इसको जस्टिफिकेशन के लिए हमने बुलाया भी नहीं आपको। आपकी रीडिंग क्या कहती है? अगर ये एग्जिट पोल ठीक नहीं है या इन्हें बहुत लंबी रेंज दे दी है 20-25 सीटों की, आप महाराष्ट्र के बारे में आपके पास क्या जानकारी आई है, क्या होने वाला है? हम एग्जिट पोल को नहीं कह रहे हैं कि गलत है या सही है, लेकिन ये मार्जिन जो है ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है इस तरह का मार्जिन में। और अगर जहां तक ये 4 एजेंसियों की देख रहे हैं आप आंकड़े, पोल ऑफ पोल्स जो एक तरह से एग्रीगेट निकला है ये 4 एजेंसियों का, ये देखिए एक चीज आंकड़े सामने हैं आपके पास। हाँ, तो झारखंड में मट्रीज एग्जिट पोल में एनडीए को 42 से 47 सीटें। झारखंड में मट्रीज एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटें। अरविंद जी, देखिए ये तो ठीक है कि गैप काफ़ी रखा है इन लोगों ने, लेकिन ये भी फैक्ट है कि सब एक तरफ रिजल्ट बता रहे हैं। तो असल में वो हवा हमको देखनी चाहिए। ये गैप से भी ज़्यादा ये है कि क्या हवा सचमुच बीजेपी या एनडीए के पक्ष में थी या नहीं थी। तो थी या नहीं थी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे ख्याल से ऐसा लग नहीं रहा था। खास तौर से झारखंड के पहले राउंड का जो पोल आया उससे ये औरतों का वोटिंग परसेंटेज 5-6% ज़्यादा था, शहरों का वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम था, गाँव का ज़्यादा था। फिर एक रिपोर्ट झारखंड से बहुत आई जयराम महतो के लिए कि वो कुर्मी वोट इन इलाकों में भी, इवन माने जो कोल्हान का इलाका है जहाँ जयराम का अपना इलाका नहीं है, वहाँ के कुर्मी भी निकल के कैंची पे वोट दे रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि वोटिंग कुछ जो प्लान जिस तरह से किया गया था उस तरह से नहीं है। अब तो आपको ये एग्जिट पोल के नतीजे जो आए झारखंड के बहुत ये आश्चर्य में डाल रहे हैं? आश्चर्य नहीं, रिलायबल नहीं लग रहे हैं। लेकिन अच्छा। एक सेक्शन अभी भी ये कह रहा है, जैसे मुझे लग रहा था कि ये जो वहाँ घुसपैठ का मसला है ये बेकार उठाया गया, करप्शन या गवर्नेंस का सवाल उठाया गया होता तो बेहतर रहता। लेकिन अब लगता है, या कई बार उस बीच भी लगा, कि शहरी वोट लोकसभा चुनाव में काफ़ी टूटा था बीजेपी से। इवन रांची में मुश्किल हो रही थी बीजेपी को चुनाव जीतने में।
तो ये टारगेट घुसपैठ नहीं है, ये टारगेट अपने वोटर को वापस ले आने का है। और पॉसिबली अगर ये आ रहा है रिजल्ट तो इसका मतलब कि वो शायद हुआ है। जी। वहाँ भी महाराष्ट्र में भी हमको ये लग रहा था कि जाति का सवाल, खासतौर से मराठा आरक्षण और राहुल गांधी के इतना शोर मचाने के बाद शायद जाति का सवाल ऊपर आ जाएगा, लेकिन वहाँ भी लग रहा है कि ये काटो और बांटो। देखते हैं, अभी तो ये एग्जिट पोल है और जैसे कि आपने कहा कि बहुत लंबी रेंज दे दी है, इसमें एक चीज हम ऐड जी जल्दी से बताइए। झारखंड का जहाँ तक सवाल है, हमको आश्चर्य नहीं होगा, इसलिए कि झारखंड में देखिए कांग्रेस एक बहुत बड़ी कमजोर कड़ी है। अगर आप देखिएगा तो आपने इंचार्ज किसको बना दिया झारखंड का कांग्रेस ने? गुलाम मोहम्मद मीर, जो कि कश्मीर से आते हैं, बिहार के झारखंड के ग्राउंड रियलिटी से कोई मतलब नहीं। और उसके बाद सबसे आश्चर्यजनक बात है कि कांग्रेस का जो प्रचार तंत्र रहा है टोटली निष्क्रिय। राहुल गांधी 3-4 सप्ताह पहले एक बार गए स्कूल फंक्शन में, आफ्टर दैट इट कंप्लीटली नेग्लेक्टेड। तो अगर ऐसे एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे 23 तारीख को आते हैं, अब हम नहीं सर, तो अगर ऐसे आते हैं तो कांग्रेस की वजह से आएंगे। चलिए, विनोद पांडे जी जेएमएम के जो प्रवक्ता हैं वो हैं हमारे साथ जुड़ रहे धनंजय गिरी भी हैं, हैं। बीजेपी जी विनोद पांडे जी, जो बात हो रही है, कांग्रेस ने उतनी मेहनत नहीं की जमीन पे जितनी करनी चाहिए थी। क्या अंदर खाने में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी ये बात हो रही है? मनोज पांडे हुआ, केंद्रीय प्रवक्ता हूं जी। विनोद पांडे ने सुधार दिया जी। अभी देखिए, जो भी झारखंड में चुनाव तो गए, लेकिन एग्जिट पोल, विभिन्न सोर्सेज, जो भी सूत्र हैं, अलग अलग एजेंसियां अलग अलग देती हैं, लेकिन उससे हम ताल्लुकात नहीं रखते। हमारा मानना है कि हमारी जो आज की तारीख में जो पोजीशन या हम लोग जो अंदाजा कर रहे हैं, वो जनता का जो उत्साह और जो जन भागीदारी थी वोट में, महिलाओं की जो भागीदारी थी, महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा, ये किस लिए बढ़ा, इस पर गौर करने की जरूरत है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम स्पष्ट बहुमत से बहुत आगे निकल जाएंगे। हम 50+ सीटें जीतने में सक्षम है। और हमें जो हमारे सर्वे एजेंसियां हैं, जो हम लोगों ने इंटरनल सर्वे कराया, उसमें हम 50 से अधिक सीटों पर बढ़त है। और उसके कारण भी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, हमारे पास मुद्दा था। हमने लोक कल्याणकारी काम किए थे, इस सरकार ने किए थे, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा बनकर आया। चाहे मैया सम्मान की बात हो, चाहे बिजली बिल माफ करने की बात हो, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हो। बीच में इंटरव्यू कर रहा हूं, चुनाव संपन्न हो गए, चुनावी भाषणों का वक्त खत्म हो गया है। इन्हीं आंकड़ों को अगर विश्लेषण किया जाए, और अगर ऐसा हो रहा है जैसे कि इन एग्जिट पोल्स में दिख रहा है कि जेएमएम और इंडिया ब्लॉक की सरकार जा रही है, मेरा सवाल आपसे सिंपल सा है, अगर ऐसा हुआ तो एक बड़ी वजह क्या होगी? क्यों आपकी सरकार चुनाव हार सकती है? आप अगर इस पे एनालिसिस कर सकते हो तो बताइए। नहीं, हारने पर मैं कोई चर्चा ही नहीं करूंगा, हार रहे ही नहीं। हमारी सरकार आ रही है, बीजेपी क्यों हार रही है उस पर चर्चा हो, उस पर इसलिए चलिए चर्चा हो। धनंजय, ठीक है, आप अपनी बात पे अटक रही है, 23 तारीख को बात कर लेंगे। हमको भी नहीं पता क्या होगा, 23 तारीख का इंतजार करना चाहिए। धनंजय गिरी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, मनोज पांडे को आप सुन ही रहे थे, साथ में झारखंड के बारे में सवाल कर रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी जीत होगी जैसा कि दिख रहा है एग्जिट पोल्स में? देखिए, एग्जिट पोल का नतीजे बेहतर बता रहे हैं, रिजल्ट इससे भी बेहतरीन आएंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में ही हाथ सरदारी नहीं आती। और जो जनता के बीच में रह करके हम लोगों ने काम किया है और जनता के मन में जो उत्साह देखा है, भारतीय जनता पार्टी का, भारत की ही जनता का भारतीय जनता पार्टी में भरोसा है। झारखंड आज अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है, जिस तरह से वहाँ स्थिति हुई है, जिस तरह से आदिवासियों के साथ हो रहा है, जो बदलती हुई डेमोग्राफी और डेमोग्राफ, और जिस तरह से बनते हुए जमाई टोले और झारखंड में आदिवासियों का मिटता हुआ अस्तित्व, वो अपने आप को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भर भर के वोट दे रहे हैं। और इससे बेहतरीन हम रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं। जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल में शायद इससे बेहतर चीजें आएंगी, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले धनंजय जी, अब से कुछ देर पहले संजय सेठ जी हमारे साथ जुड़े थे। हमने उनसे सीधा सवाल पूछा था, बीजेपी के अगर ये आंकड़े सही होते हैं और कुछ इसी तरह का नतीजा 23 तारीख को आता है, तो ऐसे में इस आदिवासी बहुल राज्य के लिए बीजेपी के पास कौन सा बड़ा आदिवासी चेहरा है जिसको आगे कर आप लोग चलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं, दायित्व होता है। अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग समय में अलग अलग दायित्व बोध से बंधे होते हैं। और जब हमारे प्रधानमंत्री 303 सीट जीत करके जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आते हैं,
तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होना गौरव की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इसी को लेकर के चल रहा है, और प्रधानमंत्री जब प्रधान सेवक की भूमिका में होते हैं, हमारे यहाँ गरीब गुर्बत की गोद से निकल के शोहरत तक का सफर तय करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी के तो आपको नहीं लगता रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, नॉन ट्राइबल चेहरा थे बीजेपी के, इसीलिए उसका नुकसान पिछले चुनावों में आप लोगों को देखना पड़ा? व्यक्ति आधारित राजनीति हमारी है ही नहीं। हमारी राजनीति का जो है वो सिद्धांतों पर आधारित है, और आप जो भी कारण रहे हो उसके एक किसी चीज को एनालिसिस करना मुनासिब नहीं होगा। उसके कई कारण होते हैं और पार्टी निरंतर इस पर विचार कर रही होती है, और जो उचित निर्णय होता है समय अनुकूल ऐसा निर्णय लिए जाते हैं। रिजल्ट आ जाएगा, पार्टी निर्णय भी लेगी और आप उसका प्रसारण भी कर रहे होंगे लाइव, जो हो रहा होगा उसका। हितेन जैन जी मेरे साथ और जुड़े हुए हैं। हितेन जैन जी महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक हैं, वहाँ से जुड़ते हैं। हितेन जी, महाराष्ट्र के आंकड़े भी हम देख रहे हैं, झारखंड के आंकड़े भी हम देख रहे हैं, और एग्जिट पोल दोनों जगह पर बीजेपी के लिए खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। ऐसा क्या कोर्स करेक्शन हुआ बीते 6 महीने में कि इतने सकारात्मक नतीजे बीजेपी के लिए कम से कम महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं, लोकसभा में कुछ और, विधानसभा में कुछ और? देखिए, पिछले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव के बाद अगर आप देखेंगे तो जब तक कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट हो रही थी तो महाविकास आघाड़ी जो थी वो 3 सेपरेट पार्टीज की तरह कॉन्टेस्ट कर रही थी, वहां पर कोई अलायंस नहीं था। अगर आप महायुति की बात करेंगे तो उन्होंने एक अलायंस के तरह चुनाव लड़ा, उन्होंने काफी अच्छी एडजस्टमेंट्स बताई, उनके कैंडिडेट्स अनाउंसमेंट्स भी जो थे वो स्पेसिफिक थे, समय से पहले उन्होंने कैंडिडेट्स अनाउंस किए थे। दूसरी बात, जहां तक कि महाराष्ट्र की जनता का सवाल है, तो उनके पास एक विधानसभा के लिए कंपैरिजन था, 2.5 साल का एमबीए रूल और 2.5 साल का महायुति रूल। मेरा मानना है, जहां तक मैं जब लोगों से बात कर रहा था, लोग एक बात को जो अप्रिशिएट कर रहे थे वो डेवलपमेंट पॉलिसीज, जहां तक कि अटल सेतु हो, कोस्टल रोड हो और बाकी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, तो उनका मानना था कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था, जबकि महाविकास आघाड़ी में स्पीड ब्रेकर लगाए जा रहे थे इन सारे प्रोजेक्ट्स पर, जो लोगों को पसंद नहीं आया। दूसरी जो चर्चा हुई है ये पिछले 3 महीनों में, वो लाडली बहन योजना जो सरकार ने लाई थी, उसके बारे में काफी सकारात्मक चर्चा हुई थी। तो ये सारे फैक्टर्स, महिला फैक्टर, डेवलपमेंट फैक्टर, इसका अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे, और हरियाणा के चुनाव के जो नतीजे आए उसका भी इस चुनाव पर काफी असर पड़ा है। तो काफी पॉजिटिविटी थी महायुति के इसको लिए। आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, हितेन जी, क्या आप इसको ऐसे भी देखना चाहेंगे कि लोकसभा चुनावों में, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी कि नड्डा साहब ने कहा कि हमको संघ की आवश्यकता नहीं है, बीजेपी अपने आप हो रही है, लेकिन उसके बाद बीजेपी और संघ के बीच समन्वय बढ़ा, हरियाणा में नतीजे फेवरेबल आए और अब महाराष्ट्र में आ रहे हैं। महाराष्ट्र तो क्या, संघ का मुख्यालय भी है नागपुर में। आपको लगता है कि संघ की मदद मिली? देखिए, सारे परिवार ने एक अच्छा समन्वय, मैं माफी के साथ बीच में टोक रहा हूं हितेन जी, आपको अभी भी खबर आ रही है, एक्सिस माई इंडिया का भी एग्जिट पोल आया है और ये उल्टा आया है। झारखंड का है, इंडिया की 53 सीटें आ रही हैं और एनडीए की 25 सीटें आ रही हैं। एक्सिस माई इंडिया ये पहला एग्जिट पोल आया है अभी तक के 5 में, जो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनती हुई दोबारा दिखाई दे रही है। इंडिया ब्लॉक की 53 सीटें दे रहा है 91 में से, और एनडीए यानी बीजेपी लेड गठबंधन जो है वो 25 सीटों पर रुक सकता है। अदर्स के खाते में 3 सीटें हैं। ये अभी इस वक्त ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक्सिस माई इंडिया का ये सर्वे, वो एक्सिस जो अक्सर दावा करता है कि उसने 90% से ऊपर जितने सर्वे किए हैं वो सही बैठे हैं। ये बात अलग है कि बीते 2 सर्वे उसके गलत निकले। बिल्कुल। आरती जयरथ भी हमारे साथ जुड़ रही है। अगर एक पल के लिए आरती जी, एक्सिस माई इंडिया के आंकड़े सही हम मान भी लेते हैं, तो व्हाट हैज वर्कड फॉर इंडिया ब्लॉक दिस टाइम? I don't know, you know, सच में बहुत मुश्किल है टिप्पणी करना, क्योंकि ये पिछले 2 बार हम मतलब इतने गलत निकले पोल्स, इतने गलत। और ऐसा है कि देखिए, मैं 30-35 साल से इलेक्शंस कवर कर रही हूँ, और ये एग्जिट पोल पहले तो एक्चुअली काफ़ी एक्यूरेट हुआ करते थे, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स भी सिंपलर थी। अब तो पॉलिटिक्स बहुत फ्रैगमेंटेड हो गए हैं, इतने रीजनल पार्टीज आ गए हैं, इतने इंडिपेंडेंट प्लेयर्स आ गए हैं कि बहुत मुश्किल हो गया है कुछ प्रिडिक्ट करना। एग्जिट पोल्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो फिर हम कहने लगे कि ठीक है, आंकड़े शायद सही नहीं है, पर एक ट्रेंड तो दिखा रहा है, तो हम ट्रेंड से अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये हौसला होता था।
पर ये लोकसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव में तो बिल्कुल गलत साबित हुए। और ये एक्सिस माइंड है कि जो बात आप कर रहे हैं, इन्होंने तो 400 पार दिया था बीजेपी को लोकसभा चुनाव में, तो इस पे क्या टिप्पणी करें, बताइए आप। ये बहुत ही देखिए, मुश्किल झारखंड लग के रहा था। आंकड़े अलग अलग एजेंसियों के हैं आरती जी, और जो 4 एजेंसीज इस वक्त हमारे सामने, एक्सिस माई इंडिया, एनडीए को 25, इंडिया गठबंधन को 53 सीटें इस वक्त दे रहा है। अगला अगर हम देख सकें, अगली एजेंसी का आंकड़ा झारखंड का ही मट्रीज का 42 से 47, और इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक को 25 से 30। तो ये जो बड़ा एक अंदाज़ा है, जो गैप है, उस पर चर्चा लगातार करें कि अब एक अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है, कोई एक्यूरेसी की बात अब है ही नहीं एग्जिट पोल में। बिल्कुल, और यही मैं कह रही हूँ, इतना फ्रैगमेंटेड हो गया है। अब ये तो आप झारखंड का दिखा रहे हैं, पर आप महाराष्ट्र को देखिए, जहाँ पहले 2 गठबंधन थे, मतलब 4 पार्टियाँ थी, अब 6 पार्टियाँ हो गई हैं, और 6 पार्टीज में भी कहीं वोटर स्मार्ट हो गया, सही जवाब नहीं दे रहा है, और फैमिली फाइट्स बहुत हो गए हैं। इस बार अगर आप देखेंगे तो फैमिली फाइट्स भी बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र में, और इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल में कि पिछले कई चुनावों में सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस है। तो आप बताइए, एग्जिट पोलस्टर क्या इसमें या तो एक हवा चल रही है, या तो एक हवा चल रही है जो 190 कोई दिखा रहा है। एक चीज और भी हो गई मैम, चुनावों में सामने वाले को हराया कैसे जाए, उसके लिए तमाम डमी कैंडिडेट्स खड़े कर दिए जाते हैं, उससे नाम से जो मिलते जुलते हैं, उसकी जात के, उसके इलाके के, सो दैट वो उसके वोट काट लें, कंफ्यूज हो जाए वोटर। ये बड़े पैमाने पर हुआ था। हाँ, और गुजरात के एक सीट पर पिछले इलेक्शन में देखिए, जहां पर कांग्रेस कई सालों से जीतते आ रही थी, मुस्लिम कैंडिडेट थे, वहां पर बीजेपी इंडिपेंडेंट 17 मुस्लिम कैंडिडेट थे और ओवैसी के एक कैंडिडेट, तो 18 कैंडिडेट। अब मान लीजिए 500 वोट्स भी वो काट लेता है तो 10,000 वोट हो जाते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू झारखंड, 1 सेकंड नंबर, 1 मिनट 30 सेकंड टाइम लेंगे कि देखिए, ये अगर ट्रेंड है झारखंड में, पिछले बार जो इलेक्शन हुए थे तो 28 में से 26 जो रिजर्व सीट थे वो जेएमएम ने जीता था। जेएमएम का बहुत स्ट्रांग होल्ड है ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में, और आज के दिन में भी वो टूटने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। हेमंत सोरेन को जो अरेस्ट किया गया, उसका बैकलेस है, उसमें अगर आप सोच रहे हैं बीजेपी को फायदा होगा तो वो फायदा नहीं होगा, क्योंकि झारखंड के जो, अगर हम 20 साल तक वहां पर ट्रैवल करते रहे हैं, इलेक्शन कवर करते नवीन जी, रहे। आप एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के साथ ज्यादा संतुष्ट दिखाई देते नहीं, हम संतुष्ट compared to नहीं, others. नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये सही है तभी को बीजेपी जीत सकती है और एनडीए वहां पर, कि अगर वो जेएमएम के ट्रेडिशनल वोट में सेंध लगाने में सफल रहे, क्योंकि वहां अगर देखिएगा कास्ट कंपोजिशन तो 26% ट्राइबल, 14% मुस्लिम, 8% दलित एंड 4% क्रिश्चियन, ये जो आपका अपोजिशन का वोट बैंक है, नियरली बाय एंड लार्ज उतना वही ही। सबसे बड़ी चुनौती तो एनडीए आपको के लिए जितना है है ना, झारखंड में, और तो देखना होगा कि क्या वो वोट बैंक में सेंध महाराष्ट्र की लगा, बात कर लेते हैं। बिल्कुल सेंध लगा पाएगी या नहीं।